आ गए सब लोग। भावेश जी जय हिंद। हाँ, तो आज हम जो है वो बायोलॉजी में या बॉटनी में नया टॉपिक जो है वो शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है जेनेटिक्स। क्या है? जेनेटिक्स या आनुवांशिकी। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि जेनेटिक्स क्या होता है। तो जेनेटिक्स के बारे में सबसे पहले हम देखेंगे भैया जेनेटिक्स है क्या। तो जेनेटिक्स क्या होता है, जिसको हम आनुवंशिकी कहते हैं। क्लियर? आनुवंशिकी। देखो यहाँ शब्दों का हेर फेर है। शब्दों का कैसा हेर फेर है? तो जेनेटिक्स को हम स्पेशली आनुवंशिकी कहेंगे। क्लियर? और जब हम आनुवंशिकता वर्ड का उपयोग करते हैं तो उसको कहा जाता है हेरिडिटी। आया ना समझ में? आनुवंशिकता और आनुवंशिकी दोनों अलग अलग टर्म होती है। आनुवंशिकी मतलब जेनेटिक्स और आनुवंशिकता मतलब हेरिडिटी। और जेनेटिक्स के अंदर ही आनुवंशिकता और विभिन्नता, ये दोनों शब्द इंक्लूड हैं। क्लियर? तो जेनेटिक्स या आनुवंशिकी के अंदर ही दो शब्द होते हैं। कौन कौन से? तो दो शब्द इसके अंदर जो आते हैं, एक है आनुवंशिकता जिसको इंग्लिश में हेरिडिटी कहते हैं, और दूसरा होता है विभिन्नता जिसको इंग्लिश में वेरिएशन कहते हैं। तो ये दोनों टर्म जो है उसी से मिलकर बना हुआ है जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स को पहले अगर हम डिफाइन करें तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे? तो जेनेटिक्स क्या होती है? ये बॉटनी या बायोलॉजी की वह ब्रांच है या वह शाखा है जिसमें हम किसकी स्टडी करते हैं? तो दो चीजों की स्टडी करते हैं। एक तो आपका आता है समानता, क्लियर, सिमिलरिटी, और दूसरा जो आता है विभिन्नता जिसको कहा जाता है वेरिएशन। तो जेनेटिक्स में दो चीजों का अध्ययन किया जाता है भैया। आप लोगों ने देखा होगा कि पीढ़ी दर पीढ़ी, जनरेशन टू जनरेशन, जो प्रोजेनी होती है, संतान होती है, संतति होती है, उसको मैंने आपको कई बार बताया है कि पीढ़ी दर पीढ़ी, जैसे हमारे माता पिता, उनके माता पिता, फिर आने वाली जो पीढ़ी रहेगी, इनमें कुछ ना कुछ समानता भी होती है और कुछ ना कुछ भिन्नता भी होती है। दोनों चीज होती है, सिमिलरिटी भी होती है, वेरिएशन भी होता है। जैसे हम ना तो पूर्ण रूप से हमारे माता से मिलते हैं, ना ही हमारे सभी के सभी जितने भी कैरेक्टर हैं हमारे पिता से मिलते हैं। मतलब हमारे पेरेंट्स के कुछ कैरेक्टर्स तो हमारे अंदर आते हैं, बाकी कुछ कैरेक्टर नए आ जाते हैं। आया ना समझ में? तो जब जो कैरेक्टर हमारे अंदर आ गए, मतलब वो सिमिलर कैरेक्टर है हमारे पेरेंट्स से, क्लियर, और जो कैरेक्टर नए आ गए, वेरिएशन हो गया, बदलाव हो गया हमारे अंदर, उसको कहा जाता है वेरिएशन। तो जीव विज्ञान या बॉटनी की वह शाखा, बायोलॉजी की वह शाखा जिसमें हम जनरेशन टू जनरेशन जो पाई जाने वाली जो सिमिलरिटी है और जो वेरिएशन है, इन दोनों का हम क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। तो सीधा क्या बोल दोगे? जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें पीढ़ी दर पीढ़ी मीन्स जनरेशन टू जनरेशन जो सिमिलरिटी आती है किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, या फिर जो वेरिएशन आता है, बदलाव आता है, भिन्नता आती है, इन दोनों का जो अध्ययन किया जाता है उसी को जेनेटिक्स कहेंगे। क्लियर हो गया? क्या कहेंगे? उसी को जेनेटिक्स कहेंगे। मतलब जनरेशन टू जनरेशन जो प्रोजेनी के अंदर जो वेरिएशन आ रहा है या सिमिलरिटी आ रहा है, उसकी स्टडी करना ही क्या कहलाता है? जेनेटिक्स कहलाता है। तो सीधा सा आपका इसका डेफिनेशन होता है। तो आपको दो वर्ड याद रखना है, या तो जनरेशन के अंदर हम सिमिलरिटी की स्टडी करें कि भैया हमारे अंदर जो हमारे पिता या माता में से जो समान लक्षण आया है तो वो क्यों आया है, या फिर हम इसकी स्टडी करें कि भैया हमारे अंदर जो नया लक्षण आया है, भिन्न लक्षण आया है, या डिफरेंट कैरेक्टर हमारे अंदर जो आया है उसका हम कारण खोजें, कॉज। आया ना समझ में? इसी की स्टडी करना कहलाता है जेनेटिक्स। तो सीधी सी बात होती है। आनुवंशिकी के अंतर्गत, अब आनुवंशिकी के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं? तो एक तो जीन्स का अध्ययन करते हैं भैया। जीन के कारण ही
हमारे अंदर जो सिमिलरिटी आ रही है या वेरिएशन आ रहा है, ये किसके कारण आ रहा है? जीन का। क्यों? क्योंकि हम सभी को पता है भैया, आनुवंशिकता या इनहेरिटेंस या जेनेटिक्स की जो यूनिट होती है, इकाई होती है, वो इकाई क्या होती है? वो होती है जीन। तो जेनेटिक्स के अंदर हम किसकी स्टडी करते हैं? तो एक तो जीन की, फिर एक आनुवंशिकता जिसको हम क्या बोलते हैं? इनहेरिटेंस। क्लियर? इनहेरिटेंस, या फिर इस इनहेरिटेंस की आनुवंशिकता की क्रिया विधि, जो मेथड्स होती, किसके द्वारा ये इनहेरिटेंस पैदा हो रहा है। इसके अलावा इनके जो प्रिंसिपल्स होते हैं, सिद्धांत होते हैं, इन सिद्धांतों का और वेरिएशन, इन सभी का अध्ययन किया जाता है। आप सभी को पता है भैया, जो इनहेरिटेंस या फिर जो वेरिएशन आएगा, मतलब जो सिमिलरिटी आएगी या वेरिएशन आएगा, इसके लिए उत्तरदायी या रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? जीन होता है। तो जीन की स्टडी भी करेंगे। दूसरा, जो इनहेरिटेंस है, जीन के कारण जो इनहेरिटेंस हो रहा है, मतलब समान लक्षण आ रहे हैं, उसका भी अध्ययन करेंगे। और साथ ही साथ ये जो समान लक्षण आ रहे हैं, मतलब इनहेरिटेंस जो हो रहा है, इसके जो प्रिंसिपल्स है उनकी भी स्टडी करेंगे। इसके अलावा जो वेरिएशन है उसकी भी हम स्टडी करते हैं। तो ये सभी के सभी किसके अंदर इंक्लूड होते हैं? जेनेटिक्स के अंदर इंक्लूड इन सभी को किया जाता है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। इसका डेफिनेशन बाय डेफिनेशन समझ गए कि आप जेनेटिक्स समझ गए, कुछ नहीं है उसमें। क्लियर हो गया सभी को? भावेश जी बताइए भैया। ठीक, बहुत अच्छे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, जेनेटिक्स। अभी मैंने आपको बताया कि जेनेटिक्स के अंदर हम किसके स्टडी करते हैं? तो जो सिमिलरिटी, मतलब जो हेरेडिटी है, हेरेडिटी और इनहेरिटेंस वही होता है। आया ना समझ में? तो हेरेडिटी बोल दो, इनहेरिटेंस बोल दो, वही है समानता। और वेरिएशन, तो हम सीधा बोल सकते हैं कि भैया जो जेनेटिक्स होता है ये किसके बराबर होता है? तो जेनेटिक्स जो होता है वो आनुवंशिकता, मतलब हेरेडिटी प्लस वेरिएशन या भिन्नता। क्लियर? इन दोनों का स्टडी करना ही क्या कहलाता है? जेनेटिक्स कहलाता है। ठीक है। लैंगिक जनन, अब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भैया दो जीव चाहिए, एक का मेल गेमेट और दूसरे का फीमेल गेमेट। है ना समझ में? एक का जो मेल गेमिट है वो दूसरे मादा जीव के फीमेल गेमिट को फर्टाइल करेगा, और फर्टाइल करने के बाद जाइगोट बनेगा, और जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो से फिर ऑर्गेनिज्म बनता है, यह जीव बनता है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जिसको हम लैंगिक जनन कहते हैं, तो लैंगिक जनन में गुणसूत्र की पुनः स्थापना, जिसको कहा जाता है रीसफलिंग। क्या बोलते हैं? रीसफलिंग। रीसफलिंग क्या होता है? गुणसूत्रों का पुनः स्थापन। मैंने आपको पिछला जो टॉपिक पढ़ाया था, सेल डिवीजन पढ़ाया था। तो सेल डिवीजन में हम लोगों ने जो मियोसिस फर्स्ट पढ़ा था, उसके अंदर जो प्रोफेज फर्स्ट पढ़ा था, तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि जो लेप्टोटीन फेज होती है उसमें क्या होता है? तो लेप्टोटीन फेज में सिनेप्सिस की क्रिया होती है। लेप्टोटीन में आपके जो क्रोमेटिन्स हैं वो खुलकर क्रोमोसोम में चेंज हो जाते हैं। फिर जो जाइगोटीन होती है, जाइगोटीन में सिनेप्सिस की क्रिया होती है, मतलब जो समजात क्रोमोसोम होते हैं वो पास पास आ जाते हैं। आया ना समझ में? इस चीज को ध्यान रखना। फिर हम लोगों ने उसके बाद पढ़ा था पिकाइटिन। पिकाइटिन में नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में क्रॉसिंग ओवर हो रहा था, क्रोमोसोम के टुकड़े इधर उधर लेन देन हो रही थी। तो लैंगिक जनन में आपका जो मियोसिस होता है, मतलब जब भी जीव की उत्पत्ति होगी या जब भी गैमेट बनेंगे, तो गैमेट फॉर्मेशन के समय क्या होता है? क्रोमोसोम के टुकड़े के लेन देन होती है, जिसको हम क्रोमेटिड्स का क्या बोलते हैं? क्रॉस बोलते हैं। तो लैंगिक जनन में गुणसूत्र की पुनः स्थापना होती भैया, यही इसी को कहा जाता है रेप्लिकेशन। तो या फिर रीसफलिंग भी इसी को कहा जाता है। तो रीसफलिंग में क्या होता है? क्रोमोसोम के खंडों का आदान प्रदान होता है, वही पिकाइटिन अवस्था में क्रॉसिंग ओवर होता है। आया ना समझ में? तो क्रॉसिंग ओवर होने के कारण संतति जो पैदा होती है
ऑफ स्प्रिंग जिसको कहा जाता है, इसमें क्या आ जाती है, भिन्नता आ जाती, वेरिएशन आ जाता है। आपने वो टुकड़े लेन देन हो गए ना पैकेटीन में, तो अब एक नया कॉम्बिनेशन बन गया है। ये नए कॉम्बिनेशन के कारण अगला जो जीव पैदा होगा उसमें नए गुण आ जाएंगे। तो भिन्नता कब आती है, ये चीज ध्यान रखना, भिन्नता आती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। जो लैंगिक जनन होता है जिसमें दो पेरेंट क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं, और उसके बाद जो प्रोजेनी या जिसको हम ऑफ स्प्रिंग बोलते हैं। क्लियर। अब एक बात हमेशा ध्यान रखना कि लैंगिक जनन जो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो संतान पैदा होगी उस संतान को कहा जाता है ऑफ स्प्रिंग। कभी कभी इसको सिबलिंग के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से, सिबलिंग, आया ना समझ में। तो कभी कभी इसको सिबलिंग के नाम से भी जाना जाता है। तो आप ऑफ स्प्रिंग बोलो या सिबलिंग बोलो, एक ही है, लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए, कंडीशन होनी चाहिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जैसे हमारे भी माता पिता है भैया, क्लियर, हमारे माता पिता से हम पैदा हुए तो कहीं ना कहीं मियोसिस हुआ है, हमारे अंदर अलग लक्षण आए, तो हम जो पैदा हुए हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ही पैदा हुए हैं। आया ना समझ में। तो हमको क्या बोल सकते हैं, हम जो संतति हमारे माता पिता की, तो इसको बॉटनी की भाषा में क्या कहा जाता है, ऑफ स्प्रिंग, या फिर इसको सिबलिंग के नाम से जाना जाता है। तो इस चीज को ध्यान रखना, ये पूछा जाता है। और ऑफ स्प्रिंग में भिन्नता पैदा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण ही होती है। दूसरा आपके माइंड में क्वेश्चन होता होगा कि जो अलैंगिक जनन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो प्रोजेनी या संतान जो पैदा होती है उसको क्या कहेंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब जैसे हम कटिंग, आपने हॉर्टिकल्चर में पढ़ा होगा, कटिंग, ग्राफ्टिंग, बडिंग, लेयरिंग, इसमें कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। जैसे मान लो अगर वैज्ञानिक क्या करें, हमारे शरीर की कोई सी सेल अगर ले लें, मैंने आपको बताया था कि हमारे अंदर जो शरीर में जो सेल्स होती है, तो प्रत्येक सेल या प्रत्येक कोशिका के अंदर हमारे ही समान एक नया जीव पैदा करने की क्षमता या कैपेसिटी है। इस कैपेसिटी को कहा जाता है, क्या बोलते हैं इस कैपेसिटी को, टोटिपोटेंसी। क्या बोलते हैं, टोटिपोटेंसी। मतलब प्रत्येक कोशिका, हमारे शरीर में अरबों खरबों कोशिकाएं हैं, प्रत्येक कोशिका के अंदर ऐसी कैपेसिटी है। बस ये कि वैज्ञानिक उसका मेथड खोज ले, विधि को खोज ले, तो हमारे जैसे नए जीव को पैदा कर सकते हैं विदाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। है ना समझ, बिना लैंगिक जनन के, मतलब अलैंगिक जनन या एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से भी नए जीव की उत्पत्ति होती है। जैसे कटिंग में आपने देखा है, गुलाब का आपने क्या किया, हार्डवुड कटिंग लिया, वो उसमें मोनोपोडियल है, मोनोपेरेंटियल है। वो मोनोपेरेंटियल मतलब एक ही जनक है उसका, वही पौधा है, क्रॉस नहीं हुआ है। आया ना समझ में। तो बिना क्रॉस के अगर संतान पैदा होती है, तब ऐसी स्थिति में उसको कहा जाता है अलैंगिक जनन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिमिलरिटी बनती है, मतलब हेरिडिटी बढ़ती है, समानता। आया ना समझ में। जैसे आप किसी वैरायटी के गुलाब की कटिंग लाकर अगर लगाओगे, तो उसी वैरायटी के सेम टू सेम उसका जो पेरेंट है जिससे आप कटिंग लेकर लाए हो, उसी के जैसे क्या है कि अगला पौधा भी आपका तैयार होगा और उस पर उसी टाइप के फ्लावर लगेंगे। तो इस चीज को ध्यान रखना। तो अलैंगिक जनन से उत्पन्न जीवों में समान आनुवंशिक लक्षण होते हैं, सिमिलर जेनेटिक कैरेक्टर पाए जाते हैं। अलैंगिक जनन से पैदा होने वाले जीव को क्या कहा जाता है, जैसे हमने लैंगिक जनन से पैदा होने वाले जीव को कहा था ऑफ स्प्रिंग, क्लियर। ऐसे ही अलैंगिक जनन से पैदा होने वाले जीव को कहा जाता है रेमिट। क्या बोलते हैं, रेमिट कहते हैं। और अगर रेमिट्स का जो ग्रुप होता है, क्लियर, रेमिट्स का जो ग्रुप होता है उस ग्रुप को कहा जाता है क्लोन। आपने क्लोनिंग सिस्टम पढ़ा होगा एनिमल में, आया ना समझ में। मतलब उसमें जैसे एक भेड़ है, क्लियर, भेड़ की कोशिका निकाली, जो ईयर से ले कान की कोशिका निकालकर उससे एक नया वैसा का वैसा क्या बना दिया, एक भेड़ की एक नई, एक भेड़ का नया जीव बना दिया। तब इसको हम क्या कहेंगे, तब हम इसको कहेंगे क्लोन।
है ना समझ में। और बॉटनी में बहुत सारे अगर रेमिट से एक साथ अगर हैं तब इसको क्या कहा जाता है, क्लोन कहा जाता है। तो बहुत आसान है, लैंगिक जनन के अंदर 2 पेरेंट रहेंगे और उन 2 पेरेंट के रिप्रोडक्शन से जो संतान पैदा होगी उसमें वेरिएशन या भिन्नता आएगी। कारण आप सभी को पता है, मेनली क्रॉसिंग ओवर, यह जीन की पुनः स्थापना, जिसके कारण जो संतान पैदा होगी इसको ऑफ स्प्रिंग या सिबलिंग कहा जाता है। ऐसे ही अलैंगिक जनन से उत्पन्न जीवों में समान अनुवांशिक लक्षण रहेंगे, सिमिलर जेनेटिक कैरेक्टर रहेंगे और ये सिमिलर जेनेटिक कैरेक्टर होने के कारण ही हम इसकी जो संतान रहेगी, जो प्रोजेनी रहेगी, उसको क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे रेमिट। तो रेमिट क्या है ये भी ध्यान रखना है आपको, और क्लोन क्या है। तो समान जीव का जो समूह होता है, ग्रुप होता है, सिमिलर ऑर्गेनिज्म का जो ग्रुप होता है उसको कहा जाता है क्लोन। ये आप रेमिट्स को भी कभी कभी क्लोन ही बोल देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आप ये भी बोल सकते हो कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो उत्पन्न संतति है उसको अगर रेमिट्स नहीं है तो फिर आपको ऑप्शन में क्या लगाना है, क्लोन लगाना है। तो ये दोनों का ध्यान रखना। अब आपका कंफ्यूजन क्लियर हो जाना चाहिए, ऑफ स्प्रिंग क्या है और रेमिट या क्लोन क्या है। ऑफ स्प्रिंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो संतान पैदा होगी उसको रेमिट या क्लोन कहेंगे, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो संतान पैदा होगी उसको हम ऑफ स्प्रिंग या सिबलिंग कहेंगे। इस चीज को ध्यान रखना। अब हम चलते हैं आनुवंशिकी के अध्ययन में ग्रेगर जॉन मेंडल की मूलभूत उपलब्धियों को आजकल आनुवंशिकी के अंतर्गत समाहित कर लिया गया है। क्लियर। सबसे पहले जो जेनेटिक्स शाखा की शुरुआत की थी बॉटनी के अंदर, सबसे पहले जो जेनेटिक्स की जो ब्रांच बनी थी, तो वो किसकी खोज के कारण ऐसा संभव हो पाया, जेनेटिक्स की एक अलग ब्रांच जो है वो इस्टेब्लिश हो पाई। उसका कारण है ग्रेगर जॉन मेंडल। मेंडल ने ही क्या किया, सबसे पहले ये जो जेनेटिक्स है इसकी आधारशिला रखी, इसका बेस रखा, आया ना समझ में। और वर्तमान में आज हम जो भी जेनेटिक्स पढ़ते हैं उस जेनेटिक्स का जो बेसिक है, बेसिक जो अचीवमेंट है, क्लियर, बेसिक जो अचीवमेंट है जिसके कारण आपकी जो जेनेटिक्स ब्रांच है ये बन पाई, क्लियर, इस पूरी की पूरी जो बेसिक अचीवमेंट जो मेंडल ने किया था, मेंडल ने जिन चीजों की आधारशिला रखी थी जेनेटिक्स के लिए, उन सभी को जो मॉडर्न जेनेटिक्स है उसके अंदर इंक्लूड किया गया है। तो इस चीज को ध्यान रखना। अब आता है आनुवंशिकी के जनक, जो काफी बार आपको क्वेश्चन पूछा हुआ। ये तो हमने जेनेटिक्स की डेफिनेशन और हल्का फुल्का उसको समझा। तो जेनेटिक्स के जनक या फादर ऑफ जेनेटिक्स, तो ये हमेशा ध्यान रखना भैया, जेनेटिक्स के जो पिता या फादर है वो कौन है, वो है ग्रेगर जॉन मेंडल। इसको शॉर्टकट में कहीं कहीं पर जी.जे. मेंडल भी लिखा होगा, तो आप लोग डरना नहीं, इसको जी.जे. को अगर फुल फॉर्म करोगे तो ग्रेगर जॉन मेंडल होता है। क्लियर। तो ये है जेनेटिक्स की आधारशिला या बेसिक जो स्ट्रक्चर है उसको तैयार करने वाले वैज्ञानिक, और यहीं से जेनेटिक्स अस्तित्व में आई। इसके पहले जेनेटिक्स को कोई भी नहीं जानता था। फिर आनुवंशिकी, जेनेटिक्स शब्द, अब ये शब्द कब अस्तित्व में आया, जब मेंडल थे तब उन्होंने कोई स्पेशली इसका ब्रांच का नाम नहीं रखा था, इसका नाम बाद में रखा गया है कि इस ब्रांच को क्या कहेंगे, जिसमें हम हेरिडिटी और वेरिएशन की स्टडी करेंगे, जो जनरेशन टू जनरेशन जो हेरिडिटी या वेरिएशन मिल रहा है, इसकी हम जिस ब्रांच के अंदर स्टडी करेंगे। पहले तो ये बायोलॉजी के अंदर ही पढ़ा जाता था, बाद में इसको अलग ब्रांच बनाई, तो अलग ब्रांच जब बनाई तो इसको नाम देने की बारी आई कि भैया इसको हम नाम क्या देंगे इस ब्रांच को, तो इस ब्रांच को नाम दिया आनुवंशिकी या जेनेटिक्स, है ना समझ में। तो ये शब्द किसने दिया जेनेटिक्स, ये दिया विलियम बेटसन ने। किसने दिया, विलियम बेटसन ने। और कई बार ये बेटसन याद रखना, कई बार ये भी पूछा आता है कि कब दिया, तो 1905 में। ये क्वेश्चन मोस्ट आईएमपी है। जेनेटिक्स के फादर ग्रेगर जॉन मेंडल, ध्यान रखना। मेंडल का जो जन्म हुआ था वो 20 जनवरी था या फरवरी था, शायद मेरे माइंड से फिसल रहा है, लेकिन आप तारीख तो खैर आगे हम देख लेंगे, अभी ध्यान रखना। 1822 में और मृत्यु 1884 में हुई।
मेंडल का जन्म 1822 में और मृत्यु जो है वो 1884 में हुई थी, ये चीज ध्यान रखना। क्लियर? तो दोनों क्वेश्चन मोस्ट आईएमपी है। जेनेटिक्स के फादर कौन है भैया, बताइए, जेनेटिक्स के फादर कौन है? पटेल जी, कुशवाहा जी। हम एकदम बेसिक से पढ़ेंगे, भले ही आपको याद है फिर भी बताओ कौन है? हाँ, जीजे मेंडल, बिल्कुल, कुशवाहा जी को बिल्कुल क्लियर हो गया, मेंडल है भैया। और बाकी को भी पता चल गया जेनेटिक्स के फादर? पटेल जी बिल्कुल, जीजे मेंडल। और जेनेटिक्स शब्द किसने दिया? ये जो जेनेटिक्स टर्म है ये 1905 में, 1905 में किसने दिया? तो ये दिया बेटसन ने। तो दोनों टर्म याद रखना भैया, जेनेटिक्स के जनक या फादर, और जेनेटिक्स टर्म वाज गिवन बाय विलियम बेटसन इन 1905। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं हम। जीन शब्द दिया। अब हम जीन पिछले इसमें हम पढ़ चुके हैं पिछले चैप्टर में कि जो जीन शब्द है, क्लियर, जिसको कि अनुवंशिकता की इकाई कहा जाता है, यूनिट ऑफ हेरिडिटी कहा जाता है, या यूनिट ऑफ जेनेटिक्स भी इसी को कहते हैं। तो जीन जो है, ये जीन शब्द किसने दिया? तो जीन शब्द का भी ध्यान रखना भैया। जीन शब्द जो दिया है वो दिया है विल्हेम जोहानसन। किसने दिया है? विल्हेम जोहानसन। अगर आप केवल जोहानसन भी याद रखोगे तो भी पर्याप्त है। और इसका ईयर भी कई बार पूछा है, कौन से सन में दिया। जैसे जेनेटिक शब्द 1905 में दिया है, ऐसे ही जीन शब्द जो है वो 1909 में दिया। किसने दिया? विल्हेम जोहानसन ने सबसे पहले जीन शब्द का उपयोग किया। ठीक है, अब कुछ बेसिक जानकारी आपको पता होना चाहिए कि अनुवांशिकी से संबंधित कुछ साइंटिस्ट जो है उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसा पहला साइंटिस्ट अनुवांशिकी के जनक, तो ये तो आप सभी को पता है भैया, ग्रेगर जॉन मेंडल। आधुनिक अनुवंशिकी के पिता, तो आधुनिक अनुवंशिकी की जो पिता है, मॉडर्न जेनेटिक्स के जो फादर हैं, उनके बारे में भी ध्यान रखना, ये हैं बेटसन। कौन है? बेटसन, जिन्होंने जेनेटिक्स शब्द दिया था। इन्हीं को मॉडर्न जेनेटिक्स के फादर कहा जाता है। फिर प्रायोगिक अनुवंशिकी के जनक, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्रैक्टिकली जेनेटिक्स। क्लियर? क्या बोलते हैं? प्रैक्टिकल जेनेटिक्स, प्रायोगिक अनुवंशिकी। तो प्रायोगिक अनुवंशिकी के जनक जो है वो है टीएच मॉर्गन। इन्होंने सबसे पहले जेनेटिक्स को और डिस्क्राइब किया, किसके अकॉर्डिंग? तो एज अ प्रैक्टिकल। इन्होंने प्रयोग करके देखा, किस पे? ड्रासोफिला। ड्रासोफिला मतलब फल मक्खी या फ्रूट फ्लाई। फ्रूट फ्लाई या फल मक्खी पर सबसे पहले प्रयोग किया और जेनेटिक्स के कुछ आधारभूत सिद्धांत भी दिए। इसीलिए इनको प्रायोगिक अनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। किसको? टीएच मॉर्गन को। वैसे भी अगर मनुष्य के लिए अगर अनुवंशिकता या जेनेटिक्स का अगर अध्ययन करना है मनुष्य के लिए, तो सबसे बेस्ट मटेरियल जो होता है वो है फल मक्खी या फ्रूट फ्लाई, जिसको कि ड्रासोफिला कहा जाता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है कि जेनेटिक्स स्टडी के लिए बेस्ट मटेरियल कौन सा होता है? तो जेनेटिक्स की स्टडी के लिए बेस्ट मटेरियल जो होता है वो होता है ड्रासोफिला, फ्रूट फ्लाई। क्यों? क्योंकि मनुष्य के अंदर जो जेनेटिक स्ट्रक्चर होता है और ड्रासोफिला के अंदर जो जेनेटिक स्ट्रक्चर होता है वो लगभग 75 to 80% सिमिलर होता है, समान होता है। आया ना समझ में? इसीलिए अगर मनुष्य पर किसी अगर जेनेटिक्स प्रैक्टिकल को अगर आपको करना है, किसी एक्सपेरिमेंट को करना है, तो बेस्ट क्या है? डायरेक्ट तो आप मनुष्य पर नहीं कर सकते, तो इसके लिए क्या करें? सबसे पहले ड्रासोफिला पर वो प्रयोग किया जाता है और उसके रिजल्ट देखे जाते हैं और उस रिजल्ट के आधार पर ही उस सिद्धांत को मनुष्य के अंदर लागू किया जाता है। तो इस चीज को ध्यान रखना, ये पूछा जाता है। नेक्स्ट आपका जो है कारिकी अनुवंशिकी के जनक। कारिकी अनुवंशिकी मतलब फिजियोलॉजिकल जेनेटिक्स। जो फिजियोलॉजिकल जेनेटिक्स होती है, फिजियोलॉजिकल जेनेटिक्स के जो जनक हैं वो हैं गेरॉड, ये ध्यान रखना। इसके अलावा जो क्वांटिटी
इनहेरिटेंस होता है, जिसको हम बोलते हैं मात्रात्मक वंशागति, इंग्लिश में क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस, के जो जनक है वो है कॉल रियूटर। कौन है? कॉल रियूटर। इन्होंने मात्रात्मक वंशागति के बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं। फिर आनुवंशिकी अभियांत्रिकी, या जिसको हम बोलते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग ये आजकल हम जो देखते हैं, जैसे बीटी कॉटन है, बीटी ब्रिंजल है, ये बीटी वाले जो भी क्रॉप्स निकल रही है, ये क्या है भैया? जेनेटिक इंजीनियरिंग की ही देन है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के जो जनक या फादर माने जाते हैं वो है पॉल बर्ग। कौन है? पॉल बर्ग। फिर न्यूरोस्पोरा आनुवंशिकी के जनक, तो न्यूरोस्पोरा पर जो जेनेटिक्स के एक्सपेरिमेंट किए थे, तो न्यूरोस्पोरा आनुवंशिकी के जो जनक माने जाते हैं वो है डॉच। क्या माने जाते हैं? डॉच। तो ये कुछ अलग अलग जेनेटिक्स से संबंधित कुछ ऐसी ब्रांचेस है जिनके फादर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब हम देखते हैं आनुवंशिकी के अध्ययन के लिए सर्वोत्तम जीव। अगर हमको जेनेटिक्स का एक्सपेरिमेंट करना है तो उसके लिए जो बेस्ट ऑर्गेनिज्म है वो है ड्रोसोफिला, जिसको फल मक्खी कहा जाता है। और अगर ये ऑप्शन में नहीं है तब ऐसी स्थिति में दूसरा जो होता है वो है न्यूरोस्पोरा। क्लियर? अगर पौधों के लिए अगर हम बोले तो पौधों के लिए जो होता है वो न्यूरोस्पोरा, और जंतुओं के लिए जो होता है वो ड्रोसोफिला। जंतुओं में अगर आपको जेनेटिक्स का कोई एक्सपेरिमेंट करना है, स्टडी करना है, तो उसके लिए बेस्ट जो मटेरियल है वो है ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला क्या? फल मक्खी। और अगर पौधों में अगर आपको जेनेटिक्स की स्टडी करना है तो बेस्ट मटेरियल होता है न्यूरोस्पोरा, जो कि गुलाबी लाल ब्रेड माउल्ड या एक प्रकार की फफूंद होती है। इस चीज को ध्यान रखना। ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं, पिछले टॉपिक में भी। अब आनुवंशिकी के अंदर या जेनेटिक्स के अंदर हमने दो चीजों की स्टडी की है। किस किस की? तो एक आपका जो था वो था आनुवंशिकता, जिसको हेरिडिटी कहा जाता है, और दूसरा हमने जो पढ़ा था विभिन्नता या वेरिएशन। इतना क्लियर हो गया भैया? खैर वो फादर तो आपको याद करने हैं अलग अलग ब्रांच के। इतना हम लोगों ने जो पढ़ा ये आपको क्लियर हो गया भावेश जी? ठीक है। और बाकी लोगों को? मेहता जी बहुत बढ़िया। और कौन कौन है भैया ऑनलाइन? देख कौन रहा है? कल होली खेलोगे? होली की तैयारी कर ली? कलर वलर सब पिचकारी है वो तो कंप्लीट? बढ़िया होली खेलो भैया दबा के। अब हम पढ़ते हैं हेरिडिटी। अब इसमें से एक एक चीज को हम पढ़ेंगे। क्लियर? पर हम लोगों ने देखा है जेनेटिक्स के अंदर हम एक तो हेरिडिटी का अध्ययन करते हैं और दूसरा वेरिएशन का अध्ययन करते हैं। हेरिडिटी या आनुवंशिकता, आनुवंशिकता वो आनुवंशिकी था, यह है आनुवंशिकता। क्लियर? तो आनुवंशिकता या हेरिडिटी जो होती है इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं? तो हेरिडिटी के अंतर्गत हम करते हैं लक्षणों के स्थानांतरण और जनक से संतति में पहुंचने वाले गुणों का अध्ययन। क्लियर? मतलब वो गुण जो पेरेंट्स से प्रोजेनी में पहुंच चुके हैं उनकी स्टडी हम किस में करते हैं? हेरिडिटी के अंदर करते हैं। तो आनुवंशिकता में हम लक्षणों का जो स्थानांतरण हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, किससे? हमारे जो पेरेंट्स है उससे जो कैरेक्टर है वो हमारे अंदर जो आए हैं, या पेड़ पौधों के अंदर जो कैरेक्टर है वो अगली प्रोजेनी या संतान में जो गए हैं, क्लियर, उन गुणों की स्टडी की जाती है। इसको कहा जाता है हेरिडिटी। आनुवंशिकता का जो आधार या बेस होता है क्या होता है? अब आप सभी को पता है भैया, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो कैरेक्टर या लक्षण जाते हैं उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? तो जीन रिस्पॉन्सिबल होता है। तो सीधी सी बात है, आनुवंशिकता या हेरिडिटी का जो बेस है वो बेस क्या रहेगा? वो रहेगा जीन्स। क्लियर? फिजिकल बेस अगर हम बोले, क्लियर, क्या बोलेंगे? जीन्स। और इसी का अगर हम रासायनिक आधार बोलेंगे या केमिकल बेस बोलेंगे तो वो है डीएनए। आप सभी को पता है डीएनए के टुकड़े को ही क्या कहा जाता है? जीन। तो अगर स्पेशली आपको अलग अलग बोले कि भौतिक आधार या फिजिकल जो बेस है वो हेरिडिटी का कौन सा होता है तो वो जीन होता है।
और केमिकल बेस अगर बोले आपको तो वो डीएनए होता है। और अगर ऐसा कोई स्पेशली कुछ नहीं बोला है कि फिजिकल बोला है या केमिकल बोला है, तो ऐसी स्थिति में आप जीन को टिक कर दोगे, और जीन नहीं आया तो फिर डीएनए को टिक कर सकते हो। क्लियर? इसे गुणसूत्र आधारित आनुवंशिकता कहा जाता है। आप सभी को पता है भैया, ये डीएनए और जीन कहाँ पर मौजूद होते हैं? ये होते हैं क्रोमोसोम पर, आया ना समझ में? तो जब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो क्रोमोसोम जाएंगे तो उसके साथ क्या जाएगा? जीन भी जाएगा, और वो जीन जाकर अगली पीढ़ी में लक्षणों को ले जाएगा और अगली पीढ़ी में लक्षणों को क्या करेगा? दर्शाएगा। आया ना समझ में? तो हम इस आनुवंशिकता को क्या कहते हैं? जो क्रोमोसोमल हेरिडिटी भी हम इसको कह सकते हैं। ठीक है? मेंडल से पूर्व आनुवंशिकता के सिद्धांत, अब जब मेंडल ने जब ये आनुवंशिकता के सिद्धांत दिए थे, उसके पहले बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिक हुए थे जिन्होंने, जिसको पूर्व मेंडलियन काल कहा जाता है। आया ना समझ में? क्या कहा जाता है? पूर्व मेंडलियन काल, मतलब प्री मेंडलिज्म कहा जाता है। प्री मेंडलिज्म पीरियड या पूर्व मेंडलियन काल जो होता है, इसमें मेंडल के पहले, जब मेंडल आया, मेंडल ने अपने कुछ सिद्धांत दिए, कुछ नियम दिए जेनेटिक्स के, उसके पहले जो वैज्ञानिक थे वो क्या सोचते थे किसके बारे में? तो ये जो हेरिडिटी है, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो लक्षण जा रहे हैं, ये लक्षणों को कौन ले जाता है, किसके कारण जाते हैं, उसके बारे में इन मेंडल के पहले कुछ वैज्ञानिक हुए, उन्होंने अलग अलग थ्योरीज दी है। तो आपको इसमें पूरा डिटेल नहीं ध्यान रखना है, केवल इतना ध्यान रखना है कि कौन सी थ्योरी किसने दी है, किसके लिए? हेरिडिटी या आनुवंशिकता के लिए। तो मेंडल से पूर्व आनुवंशिकता की जो थ्योरी है, वो पहला है वाष्प तथा द्रव्य सिद्धांत। कौन सा? वाष्प तथा द्रव्य सिद्धांत, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है वेपर एंड फ्लूइड थ्योरी। क्लियर? क्या बोला जाता है? वेपर एंड फ्लूइड थ्योरी। तो इस सिद्धांत में क्या बताया था? ये दिया था किसने? ये दिया था पाइथागोरस ने सबसे पहले इस सिद्धांत को दिया, लेकिन बाद में ये गलत सिद्ध हुआ। जब मेंडल आ गए, मेंडल ने जो नियम दिए, उन नियमों को जब आधार माना, तो ये जो पुराने सिद्धांत थे ये सब गलत है। लेकिन फिर भी पता होना चाहिए आपको कि कौन सा थ्योरी किसने दिया है मेंडल से पहले आनुवंशिकता के लिए। तो पहला वाष्प द्रव सिद्धांत या वेपर फ्लूइड थ्योरी जो है, ये पाइथागोरस द्वारा दी गई थी। किसके द्वारा दी गई थी? पाइथागोरस के द्वारा। इसमें यह बताया था कि जब भी मेल और फीमेल जो मेटिंग की क्रिया करते हैं, सहवास की क्रिया करते हैं, तो इस क्रिया के दौरान जो है वो नर और मादा के बीच में जो फ्लूइड या द्रव पदार्थ का आदान प्रदान होता है, साथ ही कुछ वेपर या वाष्प का भी आदान प्रदान होता है, जिसके कारण जो लक्षण या सिम्पटम्स हैं वो अगली पीढ़ी में जाते हैं। क्लियर? दूसरा जो है वो सीमेन सिद्धांत। तो सीमेन सिद्धांत, इसमें यह बताया गया था कि सहवास के समय जो नर और मादा के बीच में जो सीमन या वीर्य का जो आदान प्रदान होता है, उसी के कारण क्या होता है, जो लक्षण है वो माता पिता से अगली पीढ़ी में जाते हैं। आया ना समझ में? तो आपको याद रखना केवल क्या है कि सीमेन सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दिया था एम्पिडोक्लस के द्वारा ये सिद्धांत दिया गया था। फिर है पूर्वोत्पादन सिद्धांत, जिसको प्री फॉर्मेशन थ्योरी कहा जाता है। तो ये प्री फॉर्मेशन थ्योरी जो है, ये ल्यूवेनहॉक ने दी थी, और इन्होंने बताया था कि मनुष्य का जो शुक्राणु होता है, शुक्राणु को किसने खोजा था भैया? तो ल्यूवेनहॉक ने। तो मनुष्य का जो स्पर्म या जो शुक्राणु होता है, इस शुक्राणु को इन्होंने क्या कहा था कि ये जो शुक्राणु होता है, ये मनुष्य के शरीर की सबसे सूक्ष्म रचना है। अगर हम किसी भी जीव के स्पर्म या शुक्राणु को अगर हम देखें, तो वो मनुष्य का जो बड़ा रूप है या किसी भी जीव का जो बड़ा रूप है, उसी का माइक्रोफॉर्म होता है, मतलब सूक्ष्म रूप होता है। और सहवास के बाद में ये जो शुक्राणु होता है, यही अगली पीढ़ी में क्या होता है, धीरे धीरे बढ़ता है और बढ़कर जीव का रूप धारण कर लेता है। तो ये ल्यूवेनहॉक ने दिया था। और ल्यूवेनहॉक ने यह भी बताया था कि ये जो होमनकुलस
क्लियर। होमनकुलस क्या होता है, तो इन्होंने ये जो शुक्राणु को जो बताया था कि भैया ये जो शुक्राणु है ये किसी भी जीव का सूक्ष्म रूप है और यही रूप धीरे धीरे बढ़ता जाता है और जीव का रूप धारण कर लेता है। तो इस सूक्ष्म रचना को या सूक्ष्म जीव की जो रचना है इसको इन्होंने क्या कहा था, इसको कहा था इन्होंने होमनकुलस। क्या कहा था, होमनकुलस कहा था। तो ये ध्यान रखना, ये थ्योरी। इसके अलावा और जो थ्योरीज हैं जो हेरिडिटी के लिए दी थी मेंडल के पहले, नेक्स्ट जो था वो कणिकीय सिद्धांत, जिसको पार्टिकुलेट थ्योरी के नाम से जाना जाता है। तो ये किसने दिया था, ये दिया था मोपर्टियस के द्वारा ये सिद्धांत दिया गया था। इसमें यह बताया गया था कि भैया जो नर और मादा के सहवास के समय जो कुछ पार्टिकल्स होते हैं, सूक्ष्म या माइक्रो पार्टिकल्स होते हैं, वो अगली पीढ़ी को पैदा करने के लिए उत्तरदायी होते हैं और इन्हीं पार्टिकल्स के द्वारा जो है हेरिडिटी या अनुवांशिकता जो है वो पैदा होती है। फिर अनुजनन सिद्धांत, ये मोस्ट आईएमपी है भैया, इसको ध्यान रखना, ये कई बार आपको पूछा है। पेंजीन थ्योरी, क्लियर, तो ध्यान रखना। अनुजनन सिद्धांत या इपीजेनेसिस थ्योरी, क्या है, इपीजेनेसिस थ्योरी। इपीजेनेसिस थ्योरी केवल ये पूछा जाता है कि ये किसके द्वारा दी गई थी, तो वाल्फ के द्वारा ये सिद्धांत दिया गया था। इसके बाद जो है ये पेंजीनवाद सिद्धांत, ये भी मोस्ट आईएमपी है, जिसको पेंजेनेसिस थ्योरी के नाम से जाना जाता है और ये सिद्धांत कई बार आपको बताया भैया। पेंजीनवाद या पेंजीन सिद्धांत, जिसको पेंजेनेसिस थ्योरी के नाम से जाना जाता है। ये सिद्धांत किसने दिया था, ये दिया था चार्ल्स डार्विन ने। आपको इसमें केवल यही ध्यान रखना है कि कौन सा सिद्धांत किसने दिया था, किसके लिए, हेरिडिटी के लिए, क्योंकि वैसे ही आपके कोर्स में है नहीं, लेकिन चूंकि आपको 2016 या 15 के पेपर में, उसके पहले भी एक बार जो है यहाँ से एक क्वेश्चन उठा के दे दिया था और अधिकतर जो क्वेश्चन पूछता है वो पेंजिन थ्योरी का ही पूछता है कि पेंजिन थ्योरी किसने दी थी, तो ये दिया था चार्ल्स डार्विन ने। फिर नेक्स्ट आता है जनन द्रव्य सिद्धांत, जिसको जर्म प्लाज्म थ्योरी बोलते हैं। तो जर्म प्लाज्म थ्योरी जो थी वो वीजमैन के द्वारा दी गई थी। तो इसमें यह बताया था कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो जर्म प्लाज्म ट्रांसफर होता है और इस जर्म प्लाज्म के कारण ही अगली पीढ़ी में वंशागति या जिसको हम हेरिडिटी बोलते हैं या आनुवंशिकता बोलते हैं वो पैदा होती है। तो इन चीजों को ध्यान रखना। ये अलग अलग जो थ्योरीज है इनको केवल किसने दिया है, इसमें से मोस्ट आईएमपी जो पेंजीन थ्योरी है ये मोस्ट आईएमपी होती है। अब हम देखते हैं, ये तो हमने हेरिडिटी पढ़ ली, जेनेटिक्स का पहला पार्ट तो हेरिडिटी है। लक्षणों को कौन कारण ले जा रहा है, किसके कारण जा रहे हैं, माता पिता से कौन से समान लक्षण संतान में चले गए, कहा है ना समझ में। अब दूसरा जो आता है विभिन्नता, जिसको कहा जाता है वेरिएशन। तो वेरिएशन या विभिन्नता जो जेनेटिक्स में होती है वो क्या है, एक ही जाति से संबंधित जीवों में अनेक प्रकार की विभिन्नताएं पाई जाती है और ये संतति में अलग अलग कारणों से होती है। देखो यहां पर ध्यान रखना, एक ही जाति, कोई सी भी जाति ले लो, क्लियर। जैसे आप पशुओं की ले लो, गाय भैंस भेड़ बकरी, इनकी किसी भी एक जाति को ले लो, मनुष्य की जाति ले लो, इनमें पीढ़ी दर पीढ़ी आपको नए लक्षण देखने को मिलते हैं, है ना। हर पीढ़ी में कुछ ना कुछ लक्षण जो है वो नया आ जाता है, इसी को कहा जाता है विभिन्नता या वेरिएशन। तो किसी एक जाति के अंदर लगातार नए लक्षण आते रहते हैं संतति के अंदर, इसी को कहा जाता है वेरिएशन या विभिन्नता। इसके तीन कारण हो सकते हैं। तीन कारण कौन कौन से, तो सबसे पहला जीन्स की पुनः स्थापना। तो हम लोगों ने देखा था भैया रीशफलिंग ऑफ जीन, मतलब एक जगह एक क्रोमोसोम से उठकर अगर ट्रांसफर जीन जो है वो किसी दूसरी जगह अगर ट्रांसफर हो जाता है तो इसको क्या कहा जाता है, जीन की पुनः स्थापना। हम लोगों ने जंपिंग जीन में देखा था, क्लियर, जो कि बार्बर में क्लिंटॉक ने खोजा था जंपिंग जीन को। तो ये जो जीन होते हैं ये अपने ही क्रोमोसोम या किसी दूसरे क्रोमोसोम पर
ट्रांसफर हो जाते हैं और वहां जाकर कुछ नए सिम्टम्स या नए लक्षण पैदा करते हैं, जिसके कारण वेरिएशन या विभिन्नता पैदा होती है। तो पहला कारण। दूसरा कारण, हम लोगों ने जब मियोसिस पढ़ा था तो मियोसिस में हम लोगों ने देखा था क्रॉसिंग ओवर पैकाइटिन अवस्था में होता है। तो ये क्रॉसिंग ओवर के कारण भी अगली पीढ़ी में जो वेरिएशन या भिन्नता आती है, क्योंकि यहाँ पर भी क्या होता है, तो यहाँ पर भी जो क्रोमोसोम की जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं उनमें क्या होता है, उनमें जो गुणसूत्र या क्रोमेटिड्स के जो टुकड़े हैं उनकी लेन देन होती है, जिसके कारण नए कॉम्बिनेशन बनते हैं और नया जीव पैदा होता है। तो इसको हम बोल सकते हैं क्रॉसिंग ओवर। आया ना समझ में? ये दूसरा कारण है वेरिएशन का। तीसरा जो है क्रोमोसोम के संयोजन, कॉम्बिनेशन की घटना। कभी कभी क्या करते हैं, मैंने आपको एक कोल्चिसिन की घटना बताई थी। कोल्चिसिन हार्मोन अगर हम स्प्रे कर दें किसी पौधे के ऊपर, कब, फ्लावरिंग स्टेज में, तो जो फीमेल फ्लावर होता है उसके ओवरी के अंदर जो क्रोमोसोम नंबर रहेंगे, अच्छा कोल्चिसिन हार्मोन आपने पढ़ा है भैया, ये माइटोटिक विष होता है और ये क्या करता है, मेटाफेज अवस्था में जो स्पिंडल बनता है वो स्पिंडल बनने को रोकता है। तो स्पिंडल बनना अगर रुक जाएगा तो क्रोमोसोम जो मध्य रेखा पर है वो वहीं के वहीं उनका सेंट्रोमियर टूटेगा नहीं और अलग अलग क्रोमेटिड्स नहीं बनेंगे, और वहीं के वहीं वो जब एस अवस्था में जाएगा, बिना स्पिंडल बना हुआ अगर केंद्रक एस अवस्था में जाएगा तो वहां उसका डुप्लीकेशन हो जाएगा। तो जो 2n क्रोमोसोम थे वो कितने हो जाएंगे, 4n। आया ना समझ में? तो ऐसे ही अगर हम किसी संतान के अंदर क्रोमोसोम सेट को बढ़ा दें या घटा दें तो उसमें कुछ ना कुछ बदलाव आ जाएगा। जैसे तरबूज में आपने सुना होगा एक सीडलेस तरबूज भी होता है भैया, वाटरमेलन, सीडलेस वाटरमेलन का नाम सुना होगा आपने। तो सीडलेस वाटरमेलन जो होता है वो 2n नहीं होता है। सीडलेस वाटरमेलन में क्रोमोसोम सामान्य जिसमें बीज होते हैं उसमें क्रोमोसोम संख्या 2n बराबर 22 होती है, और जो आपका सीडलेस होता है वो ट्रिप्लॉइड होता है, 3n बराबर 33। तो यहां पर अगर हम देखें तो हमको ये पता चलता है कि हमने यहाँ पर क्या कर दिया है, क्रोमोसोम के सेट में बदलाव कर दिया है। आया ना समझ में? मतलब क्रोमोसोम की संख्या बदल दी है तो नए लक्षण आ गए। नए लक्षण क्या आ गए भैया? तो ऐसी स्थिति में जो तरबूज रहेगा उसमें बीज नहीं बनेंगे, तो ये बदलाव हो गया, भिन्नता हो गई। आया ना समझ में? तो क्रोमोसोम का जो कॉम्बिनेशन है, अगर इनके कॉम्बिनेशन में भी बदलाव होगा तो भी वेरिएशन या विभिन्नता पैदा होगी। तो भिन्नता पैदा होने के ये 3 कारण होते हैं। एक तो जीन की पुनः स्थापना, क्रॉसिंग ओवर, और क्रोमोसोम का जो संयोजन या कॉम्बिनेशन होता है उसके कारण। आया ना समझ में? इस चीज को ध्यान रखना। अब हम देखते हैं विभिन्नता के प्रकार। जो विभिन्नता या वेरिएशंस होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं? तो वेरिएशन जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है वो है कायिक विभिन्नता, जिसको सोमेटिक वेरिएशन कहा जाता है। क्या बोलते हैं? सोमेटिक वेरिएशन। सोमेटिक वेरिएशन क्या होता है भैया? तो इसका प्रभाव कायिक तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं भैया। जो वृद्धि करने वाले जो भाग होते हैं उनको कायिक भाग कहा जाता है। तो इसका प्रभाव कायिक या शारीरिक कोशिकाओं पर होता है। जो हमारी सोमेटिक सेल्स होती है जो शरीर का निर्माण करती है, उन सोमेटिक सेल्स पर इस कायिक भिन्नता या सोमेटिक वेरिएशन का इफेक्ट होता है। यह जन्म के बाद दिखाई देती है। जब जीव पैदा हो जाता है, पैदा होने के बाद में दिखाई देगी, और वंशागत होती है। वंशागत मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी में लगातार बदलती जाएगी। है ना समझ में? इसके मुख्य कारण, अब इसके मेन कारण क्या होते हैं? तो मेन फैक्टर इसका जो होता है वातावरण। क्लियर? वातावरण मतलब आप कौन से एटमॉस्फेयर में रहते हो। जैसे मान लो आप अगर बहुत ज़्यादा गर्मी में अगर रह रहे हो, मतलब जहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा है, तो आपकी स्किन का कलर काला हो जाएगा। और अगर वही व्यक्ति अगर क्या करे, किसी ठंडी जगहों पर अगर पहुँच जाए, जैसे जम्मू कश्मीर में रहने लग जाए, तो धीरे धीरे उसके स्किन का कलर जो है वो कैसा हो जाएगा, गोरा हो जाएगा। आया ना समझ में? तो वातावरण के कारण, जैसे राजस्थान के लोग बहुत लंबे होते हैं, क्लियर, चाइना के लोग छोटे होते हैं, तो ये वातावरण के कारण वेरिएशन हो रहा है। क्लियर? और ये जनरेशन टू जनरेशन होता जाता है। क्लियर? फिर माध्यम या मीडियम, आप कौन से माध्यम में रह रहे हो। क्लियर?
आप कौन से मीडियम में रह रहे हो भैया, सामान्य रूप से जंगलों में रह रहे हो या पक्के मकान में रह रहे हो, कच्चे घर में रह रहे हो, जमीन के ऊपर रह रहे हो, जमीन के नीचे रह रहे हो, पानी में रह रहे हो, या आप हवा में रहते हो, जहां पर आप रह रहे हो, जिस माध्यम में रह रहे हो उसके हिसाब से आपके अंदर जो है वेरिएशन होता जाएगा। लेकिन इस वेरिएशन में कोई ये एक आध दिन में नहीं होता, इसमें कई 100 साल लगते हैं, है ना समझ में, लेकिन लगातार होता जाता है। जैसे हम पहले क्या थे, चिंपांजी थे, बंदर थे, तो बंदरों से ही हम धीरे धीरे किस में विकसित हो गए, मनुष्य में। तो वो किसके कारण हुआ, वो सोमेटिक वेरिएशन के कारण हुआ। इसमें लाखों साल लगे, है ना समझ में। धीरे धीरे हमारी पूंछ गायब हो गई, क्लियर, हमारे जो 4 पैर थे उसमें से 2 हाथ बन गए, 2 पैर बन गए, हमारा मस्तिष्क पहले जो है बिल्कुल धड़ से जुड़ा होता था, बीच में गर्दन आ गई है। तो ये बदलाव लाखों साल में होते हैं। फिर प्रकाश के कारण भी होता है, टेम्परेचर के कारण भी होता है, पोषण या न्यूट्रिशन, आप जो खाते हो, आप अच्छा खा रहे हो या फिर कम न्यूट्रिशन वाला भोजन कर रहे हो, हाई न्यूट्रिशन वाला भोजन कर रहे हो, किस टाइप का भोजन आप कर रहे हो, उस हिसाब से आपके शरीर में लगातार बदलाव होता रहेगा। जैसे सबसे पहले जो गाय भैंस भेड़ बकरी है, इन्होंने चारा खाना शुरू किया था, तो धीरे धीरे इनका जो आमाशय है वो अलग प्रकार का हो गया, मतलब ये मांस को पचा नहीं सकती, ये केवल शाकाहारी ही होती है। धीरे धीरे नेचर ने इनके अंदर क्या कर दिया, उस टाइप का बदलाव कर दिया है ना सब। तो हर प्राणी के जो पोषण के अनुसार उसके अंदर बदलाव लगातार होता रहता है, लेकिन ये बदलाव 1 आध साल या 10-20 साल में नहीं होता भैया। इस बदलाव को या इस भिन्नता को होने में कई हजार साल, कई लाख साल लगते हैं, ध्यान रखना। फिर जल अंग, आप लगातार अपने अंगों का जो उपयोग कर रहे हो, जैसे मान लो हम अगर रोजाना सीधे हाथ से अगर लिखते हैं, क्लियर, तो हमको हैबिट हो जाती है सीधे हाथ से लिखने की, फिर हम उल्टे हाथ से नहीं लिख पाते, है ना समझ में। तो ये बदलाव होता है धीरे धीरे। अगर हम राइट हैंड, आपने देखा होगा इंडिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन राइट हैंड का ही उपयोग करती लिखने में, क्योंकि हमारी जो जनरेशन है पुरानी, लाखों साल पहले हमारी जो पीढ़ियाँ थी, उन्होंने राइट हैंड का ही इस्तेमाल सबसे ज़्यादा किया होगा। तो धीरे धीरे वो वेरिएशन होता गया और एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि सीधा हाथ ही आपका चलेगा, उल्टा हाथ काम करना ही बंद कर देगा, लेकिन इसमें लाखों साल लगेंगे। तो जिस अंग का जिस हिसाब से उपयोग करोगे उस हिसाब से उसमें धीरे धीरे बदलाव होता जाएगा। फिर सचेत प्रयास, सचेत प्रयास मतलब भैया हम कैसा प्रयास करते हैं, क्लियर, हमारे अंदर जो आत्मबल होता है, जो हमारे शरीर के अंदर जो आत्मबल होता है, जैसे आपने देखा होगा ना, किसी थैले को उठाने में अगर या किसी गाड़ी को धक्का देने में पहले धीरे आप अगर पूरी ताकत से दोगे तो उसमें धक्का नहीं लगेगा, लेकिन आप आत्मबल, आपके अंदर की शक्ति का भी अगर उपयोग करोगे तो ऐसी स्थिति में आप उस गाड़ी को धक्का दे दोगे। कभी कभी होता है ना कि भैया ये काम नहीं हो रहा है या थैली नहीं उठ रही है, पूरी ताकत लगा दी, फिर आपने सोचा कि इसको उठा के ही रहूंगा और पूरी ताकत, मानसिक शारीरिक हर प्रकार से ताकत लगाई, तो आपने उस थैले को उठा दिया। तो इन सभी कारणों से जो भिन्नता होती है जीव के अंदर उसको कहा जाता है कायिक बदलाव। और ये जो होता है, इस बदलाव को या भिन्नता को होने में कई 100 साल लगते हैं। ये क्रॉसिंग ओवर के कारण होने वाला वेरिएशन नहीं है ना समझ में। ये तो वहाँ का टेम्परेचर, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, आपका खान पान कैसा है, आप कौन सी जगहों पे रहते हो, इनके कारण लगातार जो है वो संरचना में बदलाव होता रहता है। ठीक है, तो ये होता है आपका कायिक भिन्नता। समझ में आ गई। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से नहीं होगी कि नहीं तो आप बोल दोगे सर ये जो है ये क्रॉसिंग ओवर से हो रही है। क्रॉसिंग ओवर से तो एकदम से भिन्नता आ जाती है, क्लियर। जैसे एक ही पीढ़ी में हम हमारे माता पिता से अलग दिखने लग जाते हैं। यहाँ पर जो बदलाव या भिन्नता है वो सोमेटिक वेरिएशन है, और सोमेटिक वेरिएशन हमारी जो कायिक कोशिकाएं हैं, शारीरिक कोशिकाएं, इनमें धीरे धीरे बदलाव होना। क्लियर हो गया ये कायिक विभिन्नता। फटाफट बताइए पटेल जी, मेहता जी, भवेश जी। बहुत आसान है भैया, धीरे धीरे पूरा जेनेटिक्स पढ़ेंगे तब तक आपको क्लियर हो जाएगा। चलो ठीक, अब हम देखते हैं, ये पूछे आते हैं कौन सी भिन्नता किसके कारण होती है। अब आता है जननीय विभिन्नता।
जर्मिनल वेरिएशन, तो ये हमारे जेनेटिक मटेरियल के कारण होती है। आया ना समझ में? अगर हमारे जेनेटिक मटेरियल में क्रॉसिंग ओवर हो जाए या फिर क्रोमोसोम के सेट की वृद्धि हो जाए या क्रोमोसोम सेट घट जाए अचानक या फिर म्यूटेशन हो जाए, तब ऐसी स्थिति में क्या होगा, अचानक एकदम से भिन्नता पैदा होती है। क्लियर? तो जननीय विभिन्नता यह अनुवांशिक विभिन्नता है, ये जेनेटिकली वेरिएशन है, जो कि वो कायिक थी, ये जेनेटिकली है, जो जननीय कोशिकाओं में निर्मित होती है। कहाँ पर होती है ये? जो जर्मिनल सेल्स होती है, जिससे कि अंडाणु, शुक्राणु या फिर मेल और फीमेल गेमीट बनते हैं, उनके कारण ये भिन्नता पैदा होती है। यह पूर्वजों में पहले से उपस्थित होती है या म्यूटेशन के कारण विकसित होती है। अब ये पूर्वजों में ही ऑलरेडी से पहले से ही होती है और वो संतान में आती है। कैसे? जैसे पेरेंट्स के अंदर जब मियोसिस हुआ और उससे जो गैमेट्स बने तो उसमें क्या हुआ, क्रॉसिंग ओवर, और क्रॉसिंग ओवर होने के बाद में जो गैमेट बना वो गैमेट अगली संतान में जाएगा भैया, अगले जीव का निर्माण करेगा, तो उसमें नया कॉम्बिनेशन आ गया, किसका? क्रोमोसोम का। तो ऐसी स्थिति में ये भिन्नता पैदा होगी। तो ये जो है ये पूर्वजों के अंदर ही होती, या फिर म्यूटेशन, किसी गामा रेज, एक्स विकिरण, या फिर आपका जो अलग अलग प्रकार की जो रेडिएशन होती है, कहीं पर जैसे एटम बम ब्लास्ट हुआ, उससे जो रेडिएशन निकली, उन रेडिएशन के संपर्क में आने से अचानक म्यूटेशन हो गया, तो अगली संतान जो पैदा हुई उसको या तो वो अंधी है या फिर उसका नाक नहीं है, हाथ नहीं है, उंगली नहीं है, तो ये अचानक क्या हो गया, एकदम से बदलाव हो गया। तो ये या तो पूर्वजों में पहले से ही उपस्थित होती है या फिर म्यूटेशन के कारण ये विकसित होती है। ये दो प्रकार की होती है। कौन कौन से टाइप की? जो जननीय विभिन्नता है ये दो टाइप की है। एक होती है सतत विभिन्नता, या जिसको कंटिन्यूअस वेरिएशन कहा जाता है। तो ये अस्थिर विभिन्नता होती है और इसे रिकॉम्बिनेशन भी कहते हैं। ये सतत विभिन्नता है भैया। सतत मतलब जब भी माता पिता से संतान पैदा होगी तो संतान पैदा होने के पहले माता पिता के अंदर गैमेट बनते हैं और वो गैमेट बनने के लिए मियोसिस होता है। मियोसिस में अपने आप क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर होगा और अगली पीढ़ी में फिर गैमेट जाएगा, तो नहीं तो बदलाव आ जाएगा। फिर अगली पीढ़ी के अगली पीढ़ी में जब यही सीक्वेंस होगा तो ऐसी स्थिति में भैया उसमें भी क्रॉसिंग ओवर होगा, गैमेट बनेगा और अगली पीढ़ी जो है उसमें बदलाव हो जाएगा। तो ये अस्थिर विभिन्नता है, मतलब इसमें भिन्नता कितने % आएगी ये फिक्स नहीं कहा जा सकता। पूरी की पूरी भी भिन्नता हो सकती है या कुछ सिमिलरिटी 50% 70% भिन्नता भी हो सकती है। इसे रिकॉम्बिनेशन भी कहते हैं और यह लैंगिक जनन में एलील के रिकॉम्बिनेशन के कारण होती है। वही क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर में ही क्या होता है भैया, जीन की जो यूनिट होती है उसको क्या कहा जाता है, एलील कहा जाता है। तो इधर उधर जीन का जो क्रोमोसोम का जो टुकड़ा है वो इधर उधर ट्रांसफर हुआ तो साथ में जीन मतलब एलील भी गया, तो एलील के रिकॉम्बिनेशन के कारण ये पैदा होती है। इस चीज को ध्यान रखना। दूसरी जो होती है वो असतत विभिन्नता होती है, जिसको हम बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन। ये असतत विभिन्नता मतलब ये स्थिर विभिन्नता है या फिक्स्ड है ना समझ में। ये ऐसा नहीं कि हर पीढ़ी में होती जाएगी, ये फिक्स्ड है, एक बार हो जाएगी फिर और कई सालों के बाद या कई पीढ़ियों के बाद में होगी, है ना समझ में। तो स्थिर या फिक्स्ड वेरिएशन होता है। यह गुणसूत्री विपथन, क्लियर, क्रोमोसोम का जो एब्रेरेशन होता है। अब क्रोमोसोम का एब्रेरेशन कैसे होगा, क्रोमोसोम विपथन। आप क्या करो भैया, या तो कोई केमिकल या रासायनिक पदार्थ आपके शरीर में चले गया जिसने क्रोमोसोम को चिपका दिया, गुच्छा बना दिया, खुलने नहीं दिया, या फिर वहीं के वहीं उसका डुप्लीकेशन कर लिया तो 2n से 4n हो गए, इसी को क्रोमोसोम विपथन बोलते हैं। या फिर गुणसूत्र संख्या में परिवर्तन, या फिर और किसी कारण से अगर क्रोमोसोम संख्या में बदलाव हो गया, 2 सेट की जगह 4 सेट हो गए, 4 सेट की जगह 8 सेट हो गए, या फिर जीन में अचानक म्यूटेशन हो गया, मतलब किसी कारण से अगर वो जीव किसी रेडिएशन के संपर्क में आया, किसी केमिकल के संपर्क में आया और उसमें क्या हो गया, म्यूटेशन हो गया, तो इनके कारण असतत विभिन्नता पैदा होती है। और ये एक पीढ़ी के लिए होती है ना समझ में, फिक्स्ड है ये, एक पीढ़ी या 2 पीढ़ी, ऐसा नहीं कि कंटिन्यूअस चलती रहेगी, है ना समझ में।
तो 1 या 2 पीढ़ी तक ही ये सीमित होती है। उसके बाद ये वाले बदलाव खत्म हो जाएंगे, दूसरे बदलाव होना शुरू हो जाएंगे। जैसे मटर के बीज का रंग धूसर से सफ़ेद हो जाना। कभी कभी आपने देखा है खेत में आप मटर की फली खाते रहते हो और हरे मटर की जगह या ग्रे मटर की जगह एकदम सफ़ेद वाइट कलर का मटर का दाना कोई सा आ जाता है। या फिर मक्का के अंदर आपने देखा है येलो कलर के दाने जो होते हैं, उन दानों में कभी कभी या तो वाइट कलर का दाना आ जाता है या फिर आपका जो है वो बैंगनी या कत्थई कलर का दाना आ जाता है। तो ये इनकंटिन्यूअस वेरिएशन होता है। तो ये आपकी विभिन्नता थी। विभिन्नता या वेरिएशन कितने प्रकार का होता है, उसका कारण क्या था, ये हम लोगों ने पढ़ा है। अब हम देखते हैं विभिन्नता का महत्व। ये जो वेरिएशन होता है इसका इंपॉर्टेंस क्या है। अगर वेरिएशन होता है संतति में तो ये लाभदायक है, कभी कभी हानिकारक भी होता है, लेकिन मैक्सिमम ये जो वेरिएशन जो होता है ये लाभदायक होता है। तो पहला जो है विभिन्नता एकत्र होकर नई जाति निर्मित करती है। ये वेरिएशन जो होते हैं ये लगातार जो हो रहे हैं, ये लगातार वेरिएशन होते होते एक नई जाति या नई स्पीसीज बन जाएगी। कैसे? जैसे जब बंदर थे तब वो अलग स्पीसीज थी और लाखों साल से धीरे 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 बदलाव होते होते और हम इंसान बन गए। आए ना समझ में? उन्हीं से। तो ये लगातार कंटिन्यूअस जो है वेरिएशन होता गया, थोड़ा थोड़ा बदलाव होता गया और लाखों सालों बाद हम मनुष्य के रूप में विकसित हो गए। तो विभिन्नताएं कई सालों में, लाखों साल के बाद में एक नई जाति का निर्माण करने में सक्षम होता है। फिर जीव में संघर्ष क्षमता बढ़ती है। आए ना समझ में? अब देखो वेरिएशन अगर नहीं होगा तो किसी भी क्लाइमेट या किसी भी इन्वायरमेंट के प्रति हमारी जो टॉलरेंसी है वो नहीं बढ़ेगी। कैसे? अगर आप किसी स्थान पर, जैसे मान लो अभी आप ऐसे क्षेत्र में रहते हो जहां बहुत ठंडा है, क्लियर, साल भर ठंडा रहता है, बर्फबारी होती है, और अचानक अगर आपको कहाँ ले जाएं, अचानक आपको ले जाएं एकदम ऐसे क्षेत्र में, राजस्थान में ले जाके उधर रेत में पटक दें, क्लियर, तो हमारी जो संघर्षशीलता है, क्लियर, जो टॉलरेंसी है हमारी वो बहुत कम रहेगी और कुछ समय में ही निपट जाएंगे। है ना सब? वहाँ की क्लाइमेट के प्रति हमारे अंदर जो रेसिस्टेंस पावर है वो बहुत कम रहेगा। लेकिन अगर धीरे धीरे ठंडे क्षेत्र के व्यक्ति को पहले हल्के गर्म में लाएं, फिर थोड़े गर्म में लाएं, फिर अधिक गर्म में लाएं और फिर बहुत ज़्यादा गर्म में ले जाएं, ऐसी स्थिति में वो उसके अंदर धीरे धीरे वो उस क्लाइमेट से लड़ने की क्षमता बढ़ जाएगी। जैसे आपने देखा होगा कि सियाचिन में हमारे जो सैनिक वहाँ पर रहते हैं, तो ऐसा नहीं कि सीधा यहाँ से कमांड बोल दिया कि भैया जाओ वहाँ सियाचिन में आपकी ड्यूटी है, डायरेक्ट नहीं। पहले कहाँ ले जाते हैं उनको? पहले सियाचिन डायरेक्ट पोस्टिंग नहीं करते, पहले जहाँ पर वो हैं वहाँ से उनको जो पहाड़ी क्षेत्र है उससे दूर रखते हैं, क्लियर, मतलब ऐसे टेम्परेचर में रखते हैं जो पहले जहाँ रहते थे मान लो उससे 10 डिग्री सेंटीग्रेड कम में रखते हैं, तो 2-3 महीने वहाँ रखते हैं, फिर उससे थोड़ी ऊंचाई पर उनको रखते हैं 2-3 महीने, फिर उसके बाद धीरे धीरे उनको ऊपर के टॉप तक पहुँचा दिया जाता है। तो इससे क्या होता है, वहाँ का जो क्लाइमेट है उसके प्रति क्या होती है, उनकी लड़ने की क्षमता विकसित होती है। तो जैसे जैसे हमारे शरीर में वेरिएशन या बदलाव होंगे वैसे वैसे उस चारों ओर का जो भी आपका एटमॉस्फेयर है, चाहे वहाँ का टेम्परेचर हो, चाहे वहाँ का वर्षा हो, चाहे वहाँ का जो आपका ह्यूमिडिटी हो, उसके प्रति धीरे धीरे भिन्नता वेरिएशन होने से ही हमारे अंदर ये कैपेसिटी डेवलप हो पाएगी। आपने देखा होगा किसी भी स्टूडेंट को 5वीं से अगर बहुत टैलेंटेड है तो क्या उसको डायरेक्ट 12वीं का एग्जाम दिलवा देते हैं? नहीं दिलवा। उसके अंदर धीरे धीरे उसके मस्तिष्क में धीरे धीरे वेरिएशन पैदा होगा, एकदम से वेरिएशन पैदा नहीं होता। और जैसे जैसे वेरिएशन पैदा होगा वैसे वैसे वो पढ़ने की कैपेसिटी उसकी बढ़ जाएगी और किताबों से डरने की कैपेसिटी कम हो जाएगी। आया ना समझ में? फिर विभिन्नता के कारण ही जीव में अनुकूलता बढ़ती है, एडॉप्टिबिलिटी बढ़ती है, किसी भी क्लाइमेट को एडॉप्ट करने की क्षमता भी बढ़ती है वेरिएशन से। संकरण करने वाली जीवों के जीवन क्रम को प्रोत्साहित करती है। जो भी हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, संकरण करने वाले जो जीव हैं उनके जीवन चक्र को प्रोत्साहित करती है, मतलब उनके जीवन की क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है। कौन? वेरिएशन। फिर ऐसे ही असतत विभिन्नता नए लक्षणों की पहचान कराती है।
क्लियर। असतत विभिन्नता जो नॉन कंटिन्यूअस वेरिएशन हमने जो देखा था, जो म्यूटेशन या क्रोमोसोम विपथन के कारण पैदा होती है या क्रोमोसोम के सेट या गुणसूत्र में अचानक बदलाव के कारण जो पैदा होती है, तो इससे आपको आने वाली संतान में एकदम से अचानक क्या है, नए लक्षण देखने को मिल जाएंगे। तो असतत विभिन्नता से आप अचानक से बहुत कम समय में नए लक्षणों को पैदा कर सकते हो, मतलब इसका उपयोग हम वैरायटी डेवलपमेंट में कर सकते हैं। तो वेरिएशन का ये इंपॉर्टेंस या महत्व होता है। इसके अलावा इनब्रीडिंग से जीवों में विभिन्नता घटती है, आप सभी को पता भी है, आपने एनिमल साइंस में भी पढ़ा होगा, इधर भी हम आगे प्लांट ब्रीडिंग में भी पढ़ेंगे। एक आउट ब्रीडिंग और एक इन ब्रीडिंग। इन ब्रीडिंग मतलब अपनी ही जाति के अंदर लगातार क्रॉस कराना, क्लियर, मतलब जिनका आपस में रिलेशन होता है उनके बीच में ही अगर हम क्रॉस कराते हैं तो इसको इन ब्रीडिंग कहते हैं। तो इन ब्रीडिंग से लगातार जीवों में हेरिडिटी बढ़ेगी, समानता बढ़ेगी और भिन्नता घटेगी, है ना समझ में। और क्रॉस ब्रीडिंग में वेरिएशन बढ़ेगा और सिमिलरिटी घटेगी। तो ये चीजें पता होना चाहिए। अब आता है आनुवंशिकी से संबंधित कुछ शब्द या टर्मिनोलॉजी, तो इनको भी ध्यान रखना भैया। आनुवंशिकी से संबंधित जो शब्द हैं, अभी तक हमने जो पढ़ा ये थोड़ा बेसिक है, क्लियर, और ये मुझे लग रहा है कि आपको 50% समझ में आया होगा, 50% आपको और समझने की जरूरत है। तो इसके लिए बेस्ट है आप इस जेनेटिक्स का पूरा टॉपिक जब तक कंप्लीट होगा ना, तब तक आपको ये ऊपर वाला बेसिक भी क्लियर हो जाएगा कि हेरिडिटी क्या है और वेरिएशन क्या है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें ऊपर ऐसी आई है जिनका मतलब हम आगे समझेंगे एकदम डिटेल में। और जब उन चीजों का मीनिंग आप समझ जाओगे तो आपको ऊपर वाला बिल्कुल एकदम कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। एकदम से कोई सा भी टॉपिक जो है, आप बहुत कुछ नया पढ़ रहे हो तो एकदम से समझ में नहीं आएगा, थोड़ा सा समय लगेगा। लेकिन जब तक ये जेनेटिक्स खत्म होगा तब तक मेरा गारंटी कि आपको पूरा ऊपर से नीचे तक का पूरा आपका जो है ये टॉपिक समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ही मैं सेल में भी आपको बोलता था कि सेल जब हमने शुरू किया था तो बहुत सारे वर्ड आपको नए नए सुनने को मिलते थे, लेकिन जब पूरा सेल और सेल डिवीजन खत्म हुआ तब तक आपको सभी शब्द भी क्लियर हो गए, उनके मतलब क्या है वो भी क्लियर हो गए और बहुत कुछ आपको याद हो गया और हर चीज आप समझ गए। तो किसी भी चैप्टर को एकदम से पहले लेक्चर में आप नहीं समझ पाओगे, ये मुझे भी मालूम है ना समझ में। तो आप निश्चिंत रहें ये टॉपिक, क्योंकि बहुत सारी चीजें आगे आएगी, है ना समझिए, बहुत सारी चीजें आगे आएगी जो हम इधर पढ़ चुके हैं, क्लियर। ऊपर हम लोगों ने जो पढ़ा है उसमें से काफी चीजें आगे आने वाली है। तो जब हम पूरा टॉपिक पढ़ लेते हैं तब आपको लगता है कि हाँ अब मुझे 70 से 80% क्लियर हो गया है। 20% जो डाटा है, जो वैज्ञानिक के नाम है, वो तो आपको बार बार रट रट के याद करने पड़ेंगे, ठीक है। तो आज हमारा यही खत्म करते हैं।